लेक्चर में डाउन कर देता हूँ। अभी आप लोगों को हेरिडिटी में थोड़ा और बताना पड़ेगा क्योंकि अच्छा पेपर तो दिया नहीं आप लोगों ने, थोड़ा सा और बताऊंगा। पीछे का टेम्परेचर डाउन कर दें। हाँ चलो हाय 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 इनकी तरफ कर रहे हैं ये लोग। चलो ओके। आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, now the environment includes our physical surrounding and all organisms around us. our physical surrounding इसके चारों तरफ आ जाएगी। हेरिडिटी में कुछ बचा है? हेरिडिटी में अभी प्रैक्टिस करा देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने पड़ेंगे तब प्रैक्टिस होगी। तो अवर फिजिकल सराउंडिंग जैसे कि एयर वाटर सॉइल, एयर वाटर सॉइल ये भी आएगा, और साथ में फिजिकल सराउंडिंग के साथ अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे चारों तरफ रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, वो सभी आएंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, और बैक्टीरिया साथ में फंगी भी आ जाते हैं जो डिकम्पोजर्स हैं। हमारे चारों तरफ हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है, वैसे भी हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि हमारा कैसे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, बट ये इट इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। सो these different components of environments are interdependent on each other, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, and the activity of one component affects other। तो किसी के अगर किसी को they exchange energy and material from each other, ये आपस में बैक्टीरिया भी हमसे बहुत एनर्जी लेता है, उसी से तो सर्वाइव करता है। so these different constituents, ये different constituents हैं, ठीक है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दीज एक्सचेंज एनर्जी एंड मटेरियल फ्रॉम ईच अदर। एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, मटेरियल फ्रॉम ईच अदर, जैसे हम प्लांट से फ्रूट्स खाते हैं तो ये एनर्जी का एक्सचेंज ऐसा होता है। So now biodegradable and non-biodegradable waste, गर्मी हो रही है, थोड़ी सी और टेम्परेचर कम कर दीजिए। और कम कर, ठीक है, सर इधर मत करिए, उधर कर, रोटेशन पे है, और कर दें इसमें, अभी ठीक करते हैं। शुक्रिया सर। बताना बहुत ज्यादा एक साथ नहीं कम कर सकते, ठंडा लगेगा। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? नाउ those waste which can be broken down by microorganism into non-poisonous substance, उनको जो बायोडिग्रेड बायो एटमॉस्फेयर में मिल जाए और किसी को हानि ना पहुंचाए।
So those waste which are decomposed by microorganism in finite period of time, ठीक है, in due course of time भी लिख सकते हैं, in due course of time, वो क्या कर दिए जाएंगे, डिकम्पोज किसमें, इनटू ये जो है नॉन हार्मफुल सब्सटेंस, कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसके नाम में ही पता चल रहा है, जिसको बायोलॉजिकल एजेंट डिग्रेड कर दें, तो क्या नाम से पता नहीं चल रहा है जो डिग्रेड कर दें उस चीज को, सिंपलर कंपोनेंट्स। सो ये कहा जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन उनको ये जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, दीज आर प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड, ये ऑर्गेनिज्म बेस्ड ही है, ये उन्हीं से बनाई कोई भी चीज होगी, तुम पत्तल बना लो, पेपर बना लो, तो वो सब जो प्लांट बेस्ड होंगे, चाहे रबर हो, इरेजर हो, ये सब कुछ भी हो, तो ये एटमॉस्फेयर में कुर्सी, ये मेज भी सब हो जाएंगे, सब प्लांट बेस्ड ही तो हैं। तो ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैमिलियर है कि इसको कैसे तोड़ना है। अगर तुम कहीं पर ऐसे ही लॉइटर कर दो, खुले में छोड़ दो, तो दे विल ईट इट एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट, और उससे वो क्या ले लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, और अल्टीमेटली व्हाट एवर इज द वेस्ट जो उनके द्वारा एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सक्रीटा होगा, वो सॉइल में चला जाएगा, वो न्यूट्रिशन के तौर पर प्लांट्स ले लिया करेंगे। इस तरीके से एक इनमें बायो जियो केमिकल साइकिल बन जाता है, नाइट्रोजन साइकिल, O2 साइकिल, H2O साइकिल, हर एक का अपना साइकिल है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो अगली बात क्या है, ये क्या चीजें होती हैं, बोलो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो भी या वेस्ट है, वो क्या होते हैं, आर प्लांट बेस्ड, या क्या होगा, और एनिमल बेस्ड, ठीक है। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस और सब्सटेंस मेड फ्रॉम इट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स organic substance which are broken down into inorganic substance. Substance मोस्टली इसको कौन करता है, फंगी भी करता है, लकड़ी पे फंगस लग जाती कि नहीं, अब प्रोटोजोआ का उतना इसमें रोल नहीं, बैक्टीरिया और फंगी का कोई रोल, इन सब में फंगस लग गई लकड़ी पे, बैक्टीरिया ने खा लिया, अगर कोई जानवर मरा पड़ा है तो उसको बैक्टीरिया खा जाएगा पूरा, तो बाई बैक्टीरिया एंड फंगी। पानी में है तो फिर अमीबा पैरामीशियम का काम पड़ जाएगा, फिर वहां पानी में भी अंदर कोई चीज होती है, सड़ गल जाती है, ये चीज होती है। ब्रोकन डाउन इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट बेस्ड होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे लेदर, एग्जांपल है लेदर, और क्या हो सकता है, पेपर, वूल, ये सब हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, कॉटन, जूट, क्ले पॉट्स, इवन इरेजर भी हो सकती है, जो भी चीजें ये सब हमारे क्लॉथ हो सकते हैं, सब कोई भी क्लॉथ होगा, रेयन का नहीं होना चाहिए, पॉलिएस्टर का नहीं होना चाहिए, टेरिलीन का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। मोजे, शॉक्स, जुराबें ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सब टेरिलीन की हैं, तो ये सब हो सकता है। व्हाट इज द हार्म इफ वी थ्रो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन नेचर, सो व्हाट आर द हार्म्स, क्वेश्चन पूछा जाता है।
What are the सर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा ना, उसका अलग लिखा है इसमें भी वो हाँ ये क्वेश्चन बुक का ही है. What are the harms when we throw? पहला क्वेश्चन है बुक का, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन ओपन. तो when biodegradable substance क्या करते हैं, get decomposed, they release foul smell. ये क्या करते हैं, फाउल स्मेल रिलीज करते हैं. एक तो ये भी है, कहीं पर कूड़ा पड़ा होगा तो कूड़े के बगल में तो कोई रहना नहीं चाहेगा. सोचा सब्जी सड़ रही हो कहीं तो ऐसा हो जाता. when it decomposes it releases foul smell. इवन घर में ही सब्जी सड़ जाती है, कोई फ्रूट सड़ जाता है तो स्मेल आने लगती है. दूसरा क्या होगा, ठीक है, दे टेक ए फाइन कोर्स ऑफ टाइम, दे टेक सम टाइम एंड द सीरेनिटी, द ब्यूटी ऑफ दैट एरिया इज स्पॉइल्ड. अगर कहीं कूड़ा पड़ा हो तो क्या होगा, चाहे कुछ भी कूड़ा पड़ा हो, पेपर ही पड़ा हो तो क्या होगा. सो इफ दे रिमेन लॉइटर्ड, these remain loitered. Loitered का मतलब बिखरे पड़े होना. Remain loitered, then they spoil the beauty of that landscape. They spoil the beauty of that landscape. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा आपने पानी में डाल दिया, इफ दे मीट ये गो टू वाटर बॉडीज, देन दे एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन ऑफ दैट वाटर बॉडी. पानी में चले जाएंगे तो मालूम है जो बैक्टीरिया इनको खाएंगे वो पानी की ऑक्सीजन से खा लेंगे. ई कोली और ये सब बैक्टीरिया इनको खा जाएंगे, लेकिन पानी में फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगी. और पानी में जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो मछलियां सर्वाइव कर पाएंगी, मछलियां मर जाएंगी. और मछलियों के मर जाने से क्या होगा, वो मछलियां सड़ जाएंगी उसी में. और अगर मछलियां सड़ जाएंगी, मछलियां सड़ गई उसी पानी में, तो मछलियां तो मर जाएंगी ना, पानी नहीं रहेगा. तो बोलो जो फाइटोप्लैंक्टन है, नीचे उगी हुई घास है, अलगे, उसे कौन खाएगा, कोई खा पाएगा. तो झील में धीरे धीरे अब प्लांट बेस्ड मटेरियल बढ़ता चला जाएगा. अब वो झील नहीं रह जाएगी, अब वो क्या रह जाएगी, वो धीरे धीरे एक मड बन जाएगी. और इस तरीके से झील की डेथ हो जाएगी. इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं. झील की डेथ, झील की मृत्यु को क्या कहते हैं. तो जितना ऑर्गेनिक मटेरियल हम डालते जाएंगे उस झील की मृत्यु होगी. पानी अगर मछली है उसमें तो सिंपली पी लो वो पानी साफ. अब मछली नहीं है तो सोच के पियो. कहीं मछली तैर रही तो बस ऐसे लेके पियो, क्योंकि मछली का काम है पानी को साफ करना. समझ आई बात की नहीं. तो ये एक सिंबल है, दैट इज कि अगर मछली है, इफ फिश आर इन वाटर देन इट इज क्लीन, देयर वर्क. तो समझ में आ गई बात. अब अगली बात देखें. तो इसका तीसरा भी रीजन हो सकता है, इफ मच ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस गो टू वाटर बॉडी देन इट कंटामिनेट वाटर एंड नॉन पोर्टेबल. वो पीने योग्य नहीं रह जाएगा. इफ सच ये वेस्ट mixes with water body, then that water become non potable. पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य. अगला सवाल देखिए. नेक्स्ट इज हेल्थ हजार्ड्स भी कह सकते हैं. हाँ, हेल्थ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड कर देगा वो, नॉन पोर्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसे डिकम्पोज कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो वो रोग पैदा करेंगे. तो अल्टीमेटली वो उसमें पानी में सड़ रहा है, वो बैक्टीरिया वो हमारे अंदर चला जाएगा. वो तो वहाँ प्रोलिफरेट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वही पानी अंदर गया तो खराब कर देगा. इसलिए अगला देखिए. तो दीज आर द फूड ऑफ प्रोटोजोआ. अमीबा बढ़ जाएगा उस पानी में, बहुत सारे पैरामीशियम, ये सभी हार्मफुल हो जाएंगे. नेक्स्ट इज नाउ
व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? ठीक है, ऑल मटेरियल विच आर सिंथेटिक या मैन मेड। कैसे होना चाहिए? कुछ सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, प्लांट से बना लोगे और कुछ अपने आप मशीनरी का यूज करके बनाओगे तो सेमी सिंथेटिक है। जैसे आपको मालूम है केले के पत्ते की आजकल प्लेटें बन रही हैं, तो वो सब सेमी सिंथेटिक है, उसमें कुछ ना कुछ और ऐड कर दिया जाएगा तो भी बैक्टीरिया तोड़ लेगा, लेकिन प्लास्टिक की बनाओगे तो नहीं तोड़ पाएगा। सही है? क्या होगा? ऑल मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जो तोड़ा ना जा सके, इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अगर प्लास्टिक टूटेगी भी तो कोई हार्मफुल चीज बनेगी, वो जमीन में पॉइजनस हो जाएगा। या तो नॉन पॉइजनस में तोड़ा ना जा सके या फिर तोड़ा ही ना जा सके। ग्लास पड़ा रहेगा तो क्या कभी तोड़ पाएगा बैक्टीरिया? और इट रिमेन लॉइटर्ड इन ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या तो तोड़ा जाए और वो पॉइजनस बन जाए, भी कहते ना भैया ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमारी सब चीज खराब कर रहा है। और एक ऐसी भी चीज होती है जो टूटे ही ना कभी, ग्लास पड़ा रहेगा कभी टूटेगा? तो इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा? आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसका एग्जांपल है जैसे एल्यूमिनियम कैंस, मेटल आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम कैंस, प्लास्टिक, कॉल आ रहा है, ग्लास, ये सारे मटेरियल हो सकते हैं। जिज्ञासा क्लास में। अरे टीचर आप क्या करें अभी? चलो उसमें डाल दो इसको, सही है। ये सारे मटेरियल है। अब इसमें क्या होता है कि दीज मटेरियल्स, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फेमिलियर विद इट। उन्हें मालूम ही नहीं इसे कैसे तोड़ा जाए। तुम रोज नई नई चीज बनाओगे तो बैक्टीरिया उसके पास जाने से बचेंगे, उनको उसका फार्मूला ही नहीं मालूम है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ें कैसे। अभिमन्यु नहीं तोड़ पाया था उस चक्रव्यूह को क्योंकि उसे मालूम नहीं था। और तुम नए नए प्लास्टिक बना रहे हो तो कभी दूसरे प्लास्टिक, कभी डेंस प्लास्टिक पे HDPE और न जाने कौन कौन से प्लास्टिक बन रहे हैं आजकल, है ना। तो वो बैक्टीरिया जानते नहीं तो उसके पास जाते नहीं कि रिस्क नहीं लेना, एनर्जी मिले ना मिले, तो इसलिए इट रिमेन लॉइटर्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? इट रिमेन लॉइटर्ड इन एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिमेन एंड डिकम्पोज। देखो, इट रिमेन लॉइटर्ड, वैसे ही रहते हैं। वो वैसे ही रह जाएंगे। प्लास्टिक बहुत समय तक अगर तुम छोड़ोगे तो डिग्रेड जरूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत हीट और इन सब की वजह से हो जाएगा। बैक्टीरिया उस पर ज्यादा कुछ करते नहीं, रिसाइकल से होगा फिर। तो रिमेन लॉइटर्ड, ग्लास कैसे होता है? रिसाइकलिंग। ग्लास को तो सब, तुम ग्लास की बोतल सब बेचो, सब बिक जाती है। ये मतलब टूटी रहती है तो वो ग्लास कुछ भी तुम ऐसे ही घर में अगर आग में डालो ऐसे मुड़ जाती है, ग्लास पिघल जाती है। ग्लास SiO2 है, सिलिका, क्वार्ट्ज उसी में थोड़ा वो सारा। ग्लास क्या है? जब तुम SiO2 में क्या मिला दो, ये देखो SiO2 है और इसमें एल्यूमिनियम बना दो तो ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, AlNA। इन सब से ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स भी होते हैं, देखो SiO4 पे 2- चार्ज होगा तो इस पे जैसा होगा हम उसी के हिसाब से चार्ज लगा दें। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3। एल्यूमिनो सिलिकेट्स, बोरोसिलिकेट्स, तुमने बोरोसिल कंपनी सुनी है तो उसका नाम ही पड़ा है बोरोसिल। बोरोसिलिकेट्स है, एल्यूमिनो से निकिल है तो हरा ग्लास। यहीं पर राजस्थान की रेत को पिघला के इन्होंने बनाया
अब ये मेहरानगढ़ का मोती महल देखो, लाल ग्लास, नीले ग्लास, पूरे मोती में अलग अलग कलर के ग्लास। राजस्थान में सबसे पहले ग्लास बना, क्योंकि ये जो जैसलमेर की मिट्टी है ये 99.9% सिलिका है, सैंड। इसी को बस पिघलाओ और थोड़ा सा एल्युमिनियम डाल दो, थोड़ा सा एल्युमिनियम पाउडर डाल दो, आयरन पाउडर, बन जाएगा ग्लास। कुछ भी डाल दो, एक मेटल डालना है बस। तो वो कलर कैसे देता है? कलर अलग अलग है, जैसे निकेल का ग्रीन कलर दे देते हैं, इसी तरह से कैडमियम का रेड है, अलग अलग कलर है। जितने तरीके के कलर देना, अलग अलग मेटल मिलाते जाओ, कलर पाते जाओ, बस यही। तो इन सब को क्या, इट रिमेन लॉइटर्ड, ये कैसा होता है, इन ओपन एंड क्या होगा बताइए, स्पॉइल द व्यू ऑफ दैट लैंडस्केप, उस जगह को खराब कर देगा ना, स्पॉइल द व्यू ऑफ दैट लैंडस्केप। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? डीडीटी भी इसका एक एग्जांपल, ये तो है लेकिन एक और भी है, जैसे ग्लास के अलावा डीडीटी। अब बताते हैं सब क्या है, वो तो मैं बता रहा हूं। इतना तुम्हें समझ में आ गया ना कि पेस्टिसाइड्स, जैसे किसी ने पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इनके लिए बहुत बहुत सारे होते हैं, WD-40 ऐसे, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आते रहते हैं केमिकल्स, जो हर्बिसाइड्स भी होते हैं। तो 2,4-D तुम लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 2,4-D भी एक हर्बिसाइड, वीडीसाइड है। तो ऐसे ये सब है कि डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो खेतों में किसान डालते हैं, और क्या डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें आर हार्मफुल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज DDT। तो DDT क्या है, इट इज डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म क्या इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि इथेन का फार्मूला बनाओ। तो इथेन में यहां पर एक फिनाइल लगा दो, ये देखो ये इथेन है, और ये मैंने इसमें क्या लगा दिया बताइए, 2 में मैंने फिनाइल लगा दिया और उन्हीं में क्लोरीन जोड़ दिया, और बाकी इसकी वैलेंसी मैंने किससे फुलफिल कर दी, ऐसे। जरा ये सोचो फिनाइल वर्ड क्या होता है, तुम लोग बेंजीन जानते हो? तो बेंजीन में ये इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी 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 सी, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हें समझ आ गया। और इन सभी में जो चौथी टेट्रा वैलेंसी उसको कैसे फुलफिल करोगे, H से। तो इसका फार्मूला क्या हुआ बेंजीन का, C6H6, इसको बेंजीन कहेंगे। और बेंजीन में अगर दो एक भी H हटा दे दो तो ये फिनाइल कहलाएगा, एक हटा दो तो ये रेसिडुअल वैलेंसी होगी। इसका फार्मूला बताओ फिनाइल का, तो C6H5 हो गया। एक और भी हटा सकते हो, इन्होंने 2 हटाए, एक इधर काटा उसमें क्लोरीन जोड़ दिया और एक इधर काटा है, ये फिनाइल है। तो क्लोरोफिनाइल, अगर क्लोरीन जुड़ गया तो इसका क्या नाम हो गया, और ये भी क्या हो गया बताओ, क्या ये भी क्लोरोफिनाइल हो गया। तो डाइक्लोरो, देखो क्या लिखोगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल।
डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और अब लिखो ट्राइक्लोरो। तो यहाँ क्या कर दो, एक Cl और एक Cl। और क्या ये इथेन है? ये तो इथेन है ना। अगर इथेन में बनाओ तो कैसे बनाओगे? C और सब H है। और मान लीजिए मैं H की जगह सिर्फ 3 Cl लिखता, तब तुम इसे वंदना क्या समझती? ट्राइक्लोरोइथेन। मान लो यहाँ पे Cl लिख देता, तब क्या कहती? ट्राइक्लोरोइथेन। और बाकी दो की जगह मैंने डाइक्लोरो डाइफिनाइल लगा दिया। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सही है। अच्छा, इसे नाम कैसे दिया गया बताओ? DDT दिया गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों के कार्केसेस पड़े हुए थे, मृत शरीर, वो 8-8 दिन तक सड़ रहे थे, लोगों को मलेरिया हो गया। जितने लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नहीं मरे, उतने इसलिए मर गए क्योंकि उन डेड बॉडीज से जो कंटामिनेशन फैला। तो जिसने DDT की खोज की, फिर छिड़काव किया गया, तो उनसे जो इंसेक्ट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम फैल रहा था, तो उससे बचाव किया गया। DDT ने छिड़काव किया, वो मर गए और उसको नोबेल प्राइज मिला। अब ये जो DDT फिर जगह जगह यूज होने लगा, खेतों में भी DDT का छिड़काव कर दो आप, दैट इज इट इज ए काइंड ऑफ स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स। तो तुम्हारे खेत में कोई भी तरीके का प्लांट वेस्ट कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा छिड़काव होने लगा, फिर कोई भी फसल खराब नहीं होती थी। लेकिन एक बार बारिश आई तो सारा DDT उससे रन ऑफ होके कहाँ चला गया बताओ? पानी में। वाटर बॉडी, जो नियर बाई वाटर बॉडीज सब रिवर में चला गया, खेतों में। ये हम लोग सब्सिडी देते थे, 40% गवर्नमेंट देती थी। तो अब जब वाटर में चला गया तो वो चला गया मछली के अंदर। मछली उसी पानी को गल्प करती, फिर गल्फड़ों से यानी गिल से निकालती है, तो पीते पीते निकालती है, तो उसके अंदर वो इकट्ठा होता गया। अब उस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, उससे बड़ी मछली ने खाया। तो अब जो DDT अगर एक बार बॉडी में किसी के चला जाए तो 60 ईयर्स तक अनडिकम्पोज रहता है। कितने साल तक? तो अब मान लीजिए छोटी मछली ने तो पानी पिया, लेकिन जो उससे बड़ी है वो हर दिन में 2 मछली खा रही है। तो बताओ क्या उसमें ज्यादा परसेंटेज होगी? मछली का तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन DDT तो इकट्ठा होता जा रहा। उससे बड़ी कौन है बताइए? और बड़ी मछली। तो उससे जो बड़ी मछली, उसमें और ज्यादा परसेंटेज पाएगा, और सबसे बड़ी मछली को इंसान ने खाया। तो अब जब उसी DDT की परसेंटेज इंसान में देखी गई, तो वो परसेंटेज 60% तक हो गई। और वो अब आगे अगले 60 साल तक बॉडी में ही रहने वाली थी, और वो हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस था। तो इस तरीके की प्रक्रिया को व्हेन इन ए फूड साइकिल द परसेंटेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं, वो मैं अभी लिखाऊंगा कि DDT causes बायोमैग्निफिकेशन इन बॉडी। तो तुम्हें पूरा बताऊंगा, फिर भी अभी बता देना। समझ में आ गई ना बात? चलो, दैट इज DDT क्या है, लिखो इस चीज को। इसके बारे में 2 लाइन लिखने का आएगा, 2 नंबर का पूरी चीज। DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए, DDT is non-biodegradable waste। ये बायोडिग्रेड नहीं होता है, और it so if it enters in food chain, अगर फूड चेन में इंटर कर गया, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे लार्वा है, लार्वा नहीं दिखाया होगा, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन का मतलब होता है अमीबा पैरामीशियम, जो यूनिसेलुलर, जितने पानी में तैरते नहीं रहते हैं, पानी में ऐसे लार्वा नहीं तैरते रहते हैं पानी में। जब ये मछलियां अपने अंडे देंगी तो वो सब क्या होंगे? जाइगोट बन के भी थोड़े बड़े होंगे, पानी के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। और कहीं इसके ऊपर कई बार ग्रीन एल्गे दिखती है। तो जो ऊपर दिख रही है वो फाइटोप्लैंक्टन है। ये क्या है? जो प्लांट बेस्ड है वो फाइटोप्लैंक्टन है, और जो एनिमल बेस्ड है उसे ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहेंगे? तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन एल्गे है,
ग्रीन कलर की जो काई रहेगी, और नीचे जो उसको खाने के लिए वही नीचे खाने वाले लार्वा भी हैं, जिसमें देखो वो पहला वाला सब में जो ऊपर साइकिल लाइफ साइकिल में ऊपर पहला लार्वा ही है, सही है। तो नीचे क्या है बताइए, जू प्लैंकेटॉन। अच्छा, जू प्लैंकेटॉन को किसने खाया? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को किसने खाया? स्मॉल फिश को फिर लार्ज फिश ने खाया, और फिर लार्ज फिश को ह्यूमन ने खाया। ह्यूमन इज एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, तो किसी को अगर खाया तो हायर ट्रॉपिक लेवल पर होगा। ये ना दीदी आए तो कहाँ जाओगी? बाहर तक। चलो, आप ऐसे कह सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, ऐसा लिख सकते हैं। और बड़ी भी चेन बनाई जा सकती है। सबसे पहले क्या आएगा? फाइटोप्लैंक्टन, उसको कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। और फिर स्मॉल फिश, स्मॉल फिश से क्या होगा? लार्ज फिश, और उसके बाद क्या आएगा? तो मेरा कहने का मतलब है DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वंस इट एंटर्स इनटू फूड चेन। ये जो मैंने बताया ये फूड चेन है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। देन इट परसिस्ट फॉर, ठीक है, इन हायर कंसंट्रेशन। इट इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन फूड चेन टू अदर, हैंडेड ओवर हो जाएगा। एंड इन द लास्ट ट्रॉपिक लेवल इट्स परसेंटेज कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो एक बार एंटर हो जाएगी तो फिर इससे छुटकारा नहीं मिलेगा किसी को। इसलिए अमेरिका में DDT बैन है, लेकिन भारत में अभी भी जारी है। अमेरिका ने बहुत पहले बैन कर दिया। ये अमेरिका ने कोलगेट बैन कर दिया क्योंकि उसमें फ्लोराइड बेस्ड है, और उसमें यह है कि बच्चों को तो अगर कोलगेट किसी ने उससे ब्रश कराया तो सजा भी है वहाँ 7 साल। लेकिन हमारे नहीं बैन, हम लोग सब उनके उस पर चलते हैं, उनकी राजनीति में पड़ा। वो जैसा कहते हैं, छोटे कंट्री जो है ना, इससे निकलने की जरूरत है। यूरोपियन कंट्रीज और USA के अंडर में हम लोग बहुत सारे अभी हैं, अभी पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंट, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, सही। तो क्या लिखा बताइए? DDT enters in food chain, तो क्या होगा? फूड चेन में एंटर कर जाएगा। देन इट्स कंसंट्रेशन, वो कोलगेट में होता क्या है? वो तुम बताऊंगा, इसी चैप्टर में सब कुछ है, इसी में ये सब बताना। देन क्या होगा? इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। देन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल। देखो, जो हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स, ट्रोप्स का मतलब भोजन होता है, ट्रॉफी का क्या मतलब है? भोजन। तो ट्रॉपिक लेवल, तो भोजन का जहां ट्रांसफर हो तो ट्रॉपिक लेवल, इस ट्रॉपिक लेवल, एंड इट इज हाईएस्ट। कहां हाईएस्ट होगा? एट टॉप ट्रॉपिक लेवल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इस चीज को क्या कहते हैं? This process is called biomagnification. कहने का मतलब है when non biodegradable substance enter in food chain, DDT ना लिखना, उसकी जगह क्या लिख दोगे? नॉन, तो फिर बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए अब देखिए, these non-biodegradable waste are major pollutants of environment. Non-biodegradable substance are major pollutant of environment. What are the harms of this? So what are the consequences
if non-biodegradable substance is not properly disposed of or recycled, जैसे रिसाइकल करना तुम उसे फेंक दो, ग्लास को फेंक दो, प्लास्टिक को फेंक दो, मेटल और टीन के पेप्सी के कैन को फेंक दो, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस इफ वी सिंपली थ्रो non-biodegradable substance तो पहला चीज है दे टेक लॉन्गर, दे रिमेन लॉइटर्ड, ठीक है, अनडिकम्पोज्ड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दे रिमेन, दीज रिमेन, दे तो इंसानों के लिए आएगा, दीज रिमेन लॉइटर्ड इन ओपन फॉर longer period of time. So इसलिए अगर क्या होगा, so spoil the view of that area of that area. If these get decomposed, ऐसा नहीं है कि मेटल बाहर छोड़ दो तो कोरोजन तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, दे मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड पॉइजनस. जिस सॉइल में डिकम्पोज होगी, इवन दे रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स. बहुत जहां प्लास्टिक चल रही है वहां चले जाओ, चक्कर आ जाएगा. सिर्फ ये नहीं है कि आपको कि जमीन ही खराब होगी, हवा को भी कंटामिनेट करते हैं. वाटर में जाएंगे तो मछलियां मर जाएंगी अगर वहां बहुत सारी प्लास्टिक गिरी है. प्लास्टिक जाए तो वो मछली नहीं सर्वाइव कर सकती. तो क्या these get released, जब ये dead decomposed होंगे, then release poisonous substance, और ये poisonous substance क्या करेगा, which leads to soil pollution, water pollution and air pollution, हर तरीके का pollution, which leads to soil pollution, soil pollution, water pollution and air pollution. जो उधर का नजफगढ़ का एरिया दिल्ली का, वहां का सब कूड़ा हटवा दिया दिल्ली सरकार ने, उसके ऊपर इतनी मोटी मिट्टी की लेयर डलवाई, उसमें बहुत ऑस्ट्रेलियन ग्रास लगाई, बहुत सुंदर सुंदर, और जब उसमें पानी डाला तो नीचे की सॉइल से पॉइजनस आके उसने सारी घास खा दी. आप समझिए कि वो कितनी जहरीली है. उसमें वो कूड़ा पेटी, कचड़ा पेटी बना डाला जिस जमीन पर, तो उसमें तो सब वहाँ मौजूद है. तो अल्टीमेटली उसने वहाँ कुछ उग ही नहीं पा रहा, अगर उस जो ग्रास तक नहीं उग पा रही. सही है. अब देखिए, तो ये भी चीज है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है why some substances are biodegradable and some are not. कुछ क्यों जैव अपघटनीय पदार्थ होते हैं और कुछ अनअपघटनीय होते हैं, जैसे कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. So why some substances are biodegradable and some are not. तो अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. जो डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज करते हैं चीजों को, कोई चीज फेंक दो डिकम्पोज हो जाए, या फिर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं.
microorganisms are specific in their action. These are familiar to derive energy. किससे एनर्जी derive कर सकते हैं? Energy from plant based and animal based material. सिर्फ उन्हीं से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेदर हम लोग की स्किन से बनेगा, एनिमल की, ऊंट की स्किन से बनेगा, एनिमल की स्किन से या गाय की, तो उसको वो आसानी से सड़ा देंगे लेदर बैग को. लेकिन पेपर प्लेट को भी सड़ा देंगे. लेकिन ऐसी चीज जो टेरिलीन है, रेयॉन है, तो उन सबको सड़ा पाएंगे? थोड़ा बहुत होगा तो सड़ा देंगे. जैसे मैं कहूँ कि टेरिकॉट, तो जब तुम किसी से लेने जाते हो तो टेरिकॉट, तो तुम उससे पहला सवाल ये पूछते हो इसमें टेरी कितना है, इसमें कॉट कितना है, तो कहता है 30% टेरिलीन है और 70% कॉट है. ऐसा टेरिकॉट भी है, टेरिलीन और प्लस कॉटन, उसी को तो टेरिकॉट कहते हैं. समझ आई बात कि नहीं? तो कोई कहता है टेरिकॉट का कपड़ा पहने, ये तो कॉटन नहीं पहने, तो टेरिलीन प्लस कॉटन इट इज टेरिकॉट. तो अब वो किसको कर सकते हैं? ऑल नेचुरल सब्सटेंस और सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस कैन बी, ये क्या हो सकता है? डिकम्पोज्ड बाय दिस बैक्टीरिया. क्योंकि सेमी सिंथेटिक में हमने थोड़ा बहुत ही हेर फेर किया, लेकिन बैक्टीरिया तब भी उस पर काम कर देगा. सो ऑल नेचुरल सब्सटेंस जो नेचर से बनाए जाते हैं और सेमी सिंथेटिक substance come under this category. Under this category. यानी उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा. However, the substance which is chemical or synthetic, which is man-made, जो पूरी तरीके से सिंथेटिक होगा. सिंथेटिक में कौन कौन सी चीज आ जाएगी? दैट इज रेयॉन, दैट इज टेरिलीन, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. और पॉलीएस्टर, ये ईस्टर से ही बनता है. वो ईस्टर तो तुम जानते हो, बहुत सारे ईस्टर को जोड़ दो तो पॉलीएस्टर बन जाता है. वो कहते हैं पॉलीएस्टर का कपड़ा तो पॉलीएस्टर. और पॉलीथीन, पॉलीथीन तो तुम लोग जानते ही हो, पॉलीथीन, ठीक है. और इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन, थर्माकोल जानते हो? तो कुछ नहीं है. प्रोपेन जान रहे हो? प्रोपेन का पॉली कर दो, प्रोपीन को पॉली कर दो, थर्माकोल. इथीन को पॉली कर दो, पॉलीथीन. इथेनॉल और इथेनॉल दोनों हार्मफुल है? नहीं, वो तो प्लांट बेस्ड है, प्लांट से शराब बनी. एस्टर बन रहा है, एस्टर तो पॉलिएस्टर तो हार्मफुल हो गया. पॉलीएस्टर को हमने कंडेंस कर दिया, लेकिन जो पॉलीएस्टर नेचर में कहीं पॉलीएस्टर नहीं है. जरा समझो इस चीज को. जैसे अभी मैं कहूँ कि हमारे पास क्या चीज है, कि ये बताइए कि किसी प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज कुछ नहीं है, पॉलीग्लूकोज है, पॉलीसेकेराइड है. लेकिन जो चीज पॉली नेचर में, उसको तो बैक्टीरिया तोड़ देगा. लेकिन पॉलीएस्टर तो हमने बनाया ना, नेचर ने ही बनाया, तो वो उससे एनर्जी लेने में डरता है. हम अगर किसी चीज को हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपने आप लैब कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ईस्टर बनाया, फिर उसको और कंडेंस किया, पॉलीएस्टर बनाया. बैक्टीरिया जानता ही नहीं है कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें, तो नहीं तोड़ पाए. नेचर में कहीं पॉलीएस्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सही है. तो ये सारी चीज समझ में आ गई आपको. और डीडीटी भी लिख लो, तो डीडीटी केमिकल भी हो सकते हैं ये इस कैटेगरी में. अगला देखिए, ये भी बुक का ही क्वेश्चन हो सकता है. अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है. Ecosystem, it is self-contained. Living unit,
सेल्फ कंटेन्ड लिविंग यूनिट है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग विच इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो कौन कौन सी चीज होंगी? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज हो सकती है। ये सिर्फ क्या करती है, मान लो तुमने किसी एक बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट है, तो अगर बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट है, बहुत कुछ उसमें है और उसमें नदी भी बह रही और भी चीजें हैं, तो अगर आप इसके चारों तरफ बाड़ेबंदी कर देते हो, बड़ी वॉल भी खड़ी कर देते हो, तो इस इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों में ये सेल्फ सस्टेन्ड हो गया है। इट ओनली डिराइव्स एनर्जी फ्रॉम सन, और इसके एक चीज से जो वेस्ट निकल रहा है उस पर दूसरा पड़ रहा है, दूसरे से निकल रहा है तो तीसरा पड़ रहा है, और जब बैक्टीरिया मरते हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है वो स्पेस में चली जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कभी ना कभी तो मरते होंगे, उनकी वो सबसे एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी? स्पेस में रेडिएट हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब है ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है मोनिका, इसको किसी तरीके से इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इट इज सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन का क्या मतलब है? सतत पोषणीय। आपस में ही लोग एक दूसरे को सेल्फ सस्टेन करते हैं। एक से निकला तो समझ में आ गई बात। इकोसिस्टम ये भी हो सकता है, और मैन मेड इकोसिस्टम जैसे तुम्हारे घर का एक्वेरियम, तो वो सेल्फ सस्टेन्ड नहीं होगा, उसमें आपको थोड़े ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होगी। जो मैन मेड होगा उसमें फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इकोसिस्टम ये नेचुरल इकोसिस्टम ये अपने आप करेगा। तो क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसे और समझते हैं, जो क्या करता है बताइए। एन इकोसिस्टम नीड्स ओनली सनलाइट या सोलर एनर्जी एज इट्स इनपुट। उसको बाहर से कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ वो सनलाइट बाहर से लेगा और अपना सारा काम चलाए। जैसे जंगल ले लो, उसको किसी से क्या लेना देना, तुम आगे वायर वेडिंग कर दो, कुछ होगा क्या उसका? तो चलता रहेगा। Now, टेरिलिन क्या है? किसकी? टेरिलिन क्या है? हाँ? टेरिलिन मुझे लगता है ना, अभी देखेंगे। What is the monomer of pteridine? The monomers of pteridine, also known as dacron, are ethylene glycol and terephthalic acid. These molecules undergo polymerization to create the synthetic polyester. ये दो अलग अलग चीजों से बनता है, यानी अगर आप CH2OH और CH2OH है, एक ये यूनिट ले लो, ये टेरिलीन है, और टेरिथैलिक एसिड भी देख लो। इसमें क्या किया जाएगा कि इसके साथ अभी तुमको ये चीज बताई थी फिनाइल, और इस पे दोनों तरफ इसको कहेंगे थैलीन, ये फिनाफ्थलीन का फार्मूला है, और ये किसका फार्मूला है? अब ये आपस में जुड़ जाए और जुड़ने के बाद ये वाटर निकालते चले जाओगे। ये थैलिक एसिड है और ये इथाइलिन ग्लाइकोल कफ सिरप, इन दोनों को मिला तो टेरिलीन। लेकिन ये अगले क्लास में क्या था सर? हाँ? इनमें काम क्या है? टेरिलीन मोजे जुराबे बना, है ना? जुराबे समझ में आ गई बात कि नहीं? हमें इन सब ज्यादा मतलब नहीं, ये सब अगली क्लास में, ये सब पूरा चैप्टर है इसका। चलिए, तो अभी आप देखेंगे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? पारिस्थितिकी तंत्र। Okay, now there are various types of ecosystem and it has two components, one is biotic and one is abiotic. तो चलिए, इकोसिस्टम क्या करेगा? टेक्स या डिराइव्स, कहाँ से एनर्जी लेगा?
एनर्जी फ्रॉम सन, ये सन से लेगा, और इकोसिस्टम कई तरीके का हो सकता है, एंड ये फंक्शनल होता है, इट इज फंक्शनल, इट हैज टू कंपोनेंट्स, इसके दो घटक हैं, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, विच एक्सचेंज, वो आपस में एनर्जी एंड मटेरियल का एक्सचेंज किया करते हैं, ठीक है, विच एक्सचेंज एनर्जी एंड मटेरियल, और क्या इनके बीच में फूड साइकिल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, विद ईच अदर, अगर तुमने बड़े एक्वेरियम में मछली डाल दी तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप वहां आ जाएंगे उनको खाने के लिए, वो जो मछलियां शिफ्ट करेंगे उसको खाएंगे, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे उसी में, तो नहीं तो वो गंदा हो जाएगा पानी, तो वो सफोकेट करने लगेंगी थोड़ी देर। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इट कंटेन्स इट्स ओन फूड साइकिल, इसकी अपनी फूड साइकिल है, ओन फूड साइकिल, जिसमें चीजों का एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इकोसिस्टम क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल है एक ग्रास लैंड, कोई बड़ी मीडो चारागाह, ये माउंटेन एक बहुत लार्ज इकोसिस्टम है, माउंटेन, उसमें सब कुछ एक दूसरे पे सब लोग सरवाइव करते हैं। ए फॉरेस्ट, डेजर्ट में बहुत सारे रेप्टाइल होंगे और सारी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे स्पाइन ट्री होंगे कांटेदार, हैं, ग्रास लैंड, एक्वेरियम भी हो सकता है, और क्या होगा, फिश एक्वेरियम, या तुम्हारे घर के बगल में जो कम्युनिटी पार्क है वो भी कोई बना के रखा है, मेंटेन तो कर ही रहा है, और वहां पर भी कुछ ना कुछ फंक्शनल है, तो दैट इज मदन पार्क है, ठीक है, तो वो भी पार्क, तो दैट इज पार्क भी हो सकता है। तो दीज आर इकोसिस्टम, अलग अलग है, ठीक है, इवन पॉन्ड, लेक, रिवर और सी, इन सभी में अब हमें सेग्रीगेट करना है कौन सा इकोसिस्टम मैन मेड है और कौन सा इकोसिस्टम नेचुरल, वाइल्ड, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ देयर आर इकोसिस्टम कैन बी सेग्रीगेटेड ऑन टू बेसिस, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक, जो पानी में रहे उसे क्या कहेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और जो जमीन पर बना हो टेरेस्ट्रियल। तो वाटर वाले तो सब आ जाएंगे, लेक भी आ जाएगा, और क्या उसमें एक्वेरियम भी आ जाएगा, वाटर बेस्ड में तो एक्वेरियम भी आ जाएगा, रिवर भी आ जाएगी, सी भी आ जाएगी। टेरेस्ट्रियल में माउंटेन, पार्क, फॉरेस्ट, ये सभी आ जाएगा, ग्रास लैंड आ जाएगा। इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन, ये दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ सर्वाइवल, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ सर्वाइवल है कि किसमें वो जीवित रहेंगे। इंटरवेंशन, क्या मनुष्य ने उसमें इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया कि नहीं, दैट इज इकोसिस्टम। एक नेचुरल भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और जबकि आर्टिफिशियल हमने इतना ज्यादा इंटरवीन कर दिया है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को कि ये नेचुरल से धीरे धीरे ये अब आर्टिफिशियल की तरफ बढ़ रहा है हमारे इंटरवेंशन की वजह से। हमें नेचर के तरह की ओर खुद एक कस्टम होना चाहिए। हम चाहते हैं नेचर हमारे लिए कस्टम हो जाए। नेचर कैसे होगा, अल्टीमेटली वो कर देगा। जैसे आप देखिए, हमने थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया था यमुना में, तब तक यमुना अपने आप को सुधारती रही, लेकिन फिर हमने उसको ड्रेनेज में बदल दिया, गंदी नाली में।
हमने सारा जो पूरे दिल्ली और आसपास का जो एनसीआर है पूरे ड्रेनेज बोल दिए सबसे कि यमुना में ही डालो। तो ऐसे में जब इतना ऑर्गेनिक मटेरियल जाएगा और मछलियाँ उसको खाए, मछलियाँ क्या खाएंगी, उन सबको बैक्टीरिया खाते हैं। इवन सब लोगों की जो ये एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो पानी में डाल दी गई। और पानी में डाल दी गई तो पानी में इस तरीके का बैक्टीरिया जिसको ई कोली कहते हैं। बैक्टीरिया क्या है इसका, क्या एस्चेरिका कोली, इसका क्या नाम है, एस्चेरिका कोली। जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल पहुंचा, लोगों की बॉडी का वेस्ट पहुंचा और इस तरीके से बहुत, तो ई कोली बढ़ गए। अच्छा, ई कोली बढ़ेंगे उसे खाने के लिए, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से नहीं मारा जा सकता है। इन्होंने सारी एनर्जी जो लेके वो क्या कर दी, दैट इज ले ली। तो ऐसी स्थिति में जो पानी था, वो पानी अगर मान लो तुमने बहुत सारा वेस्ट डाल दिया, इसमें ई कोली है, ये ई कोली है, ये ई कोली आ गया। तो इसने इसकी ऑक्सीजन ले ली, वाटर की सारी ऑक्सीजन इसने ले ली, इसको डिग्रेड करने के लिए। इसको कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना तुमने मटेरियल डाला है उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसका एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बहुत ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड। इफ द लेवल ऑफ बीओडी इज हायर देन दैट मींस दैट, क्योंकि उसको बहुत ऑक्सीजन चाहिए जितना तुमने डाला है, तो ऐसे में यूट्रोफिकेशन हो जाए। ई कोली उसे खाता रहा। बोलो बात समझ आ गई। अब यमुना में इन्होंने क्या किया कि पिछली सरकारों ने 10 लाख रुपए की मछली डलवा दी। केजरीवाल सर क्या कराई, 10 लाख। बोले मछली तो पानी साफ करती है, लेकिन तुमने क्या उसका बीओडी ठीक किया, पानी में ऑक्सीजन है नहीं, तुम मछली डालो, जब वो इमीडिएटली मर गई, एक ही दिन में सब मर गए। अब यहां समझो मैं बात कर रहा हूं कि जो लंदन के पास की नदी थी, उसका क्या नाम है अभी मुझे अभी देख के बताएंगे, बहुत फेमस नदी है, ठीक है। वो इतनी और इतनी सुंदर नदी थी, वो ड्रेनेज बन गई लोगों के इंटरवेंशन से, और लोग नाक बंद करके जाने लगे, और वो टूरिस्ट स्पॉट से हेल बन गया। फिर लंदन सरकार ने क्या किया, उसमें 18 कई लाख करोड़ रुपए खर्च किए। बहुत समय बाद कितने एक्सपर्ट आए, सब कुछ है, और अब उन्होंने उसको करीब 25 साल बाद फिर रिट्रीव कर लिया। अब वो नदी फिर ट्रांसपेरेंट और सुंदर दिखती है। तो यमुना की ओर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये कितने साल बाद प्रयास होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने इकोसिस्टम को एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो तुमको पता ही नहीं है कि उसके फूड चेन के कौन कौन से कंपोनेंट है। तुम मछली डाल दोगे, क्या मछली के साथ जो और सीरीज में फूड सीरीज है उसको तुमने मेंटेन किया? तुम सिंपली डाल के नहीं बना सकते, उस पर बहुत डीप रिसर्च की जरूरत होती है। वंस यू डिस्टर्ब द इको चेन, इकोसिस्टम, समझ में आई बात की नहीं, तो ऐसा होता है। सो वी शुड लिव विद इकोसिस्टम। स्मॉल इंटरवेंशन कैन एडजस्ट, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो यहाँ पर बता रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन सा है। लेक हो सकता है, जैसे आप डल लेक देखिए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब जाके श्रीनगर जिसने जाया तो देखे होंगे कितनी बड़ी लेक है। तो लेक भी हो सकता है, रिवर हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन एक्वेरियम और पार्क, ये सब आपके घर के बैकयार्ड में भी जो आपने गार्डन बना रखा है, वो सब भी एक इकोसिस्टम में भी आ सकता है। और जबकि ये सब इसमें आ जाएंगे, फॉरेस्ट भी इसमें आ जाएंगे। तो ये बात हो गई इकोसिस्टम की। इसके 2 कंपोनेंट हैं, उन दोनों कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा जानना। तो मैंने अभी आपको कौन कौन से 2 कंपोनेंट बताए, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा कौन सा है, वास्तव में ये चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में। तो अब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ें। देखिए, दैट इज इकोसिस्टम has 2 components। इनसे मिलके कोई भी इकोसिस्टम बनता है। पहला है बायोटिक और दूसरा
एबायोटिक। अबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल फैक्टर लाइक कई कई चीजें आ जाएंगी, सॉइल वाटर एयर, सॉइल वाटर एयर। इसके अलावा मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ऑल कंडीशंस आएंगी। जो भी फिजिकल फैक्टर जो इसको वेरिएशन करते हैं, मॉइस्चर क्या है? अच्छा, बायोटिक में क्या है? बायोटिक में सब जीवित चीजें आएंगी। और इसके वंदना कौन से 3 डिफरेंट टाइप्स हैं? दैट इज पहला जो प्रोड्यूस करे, और दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा डिकम्पोजर। जब तुम 100 ग्राम का सेब खाती हो तो तुम्हारा वजन 10 ग्राम बढ़ता है। यानी अब समझ में आया बात कि जितना बायोमास प्लांट्स का है उस पर जो अगला वाला होगा, मान लो 1000 किलो पेड़ है तो उससे जो अगली उसका 10% निकाल लो, सीधा 1 जीरो कम कर दो, तो अब 100 किलो ही उसको खाने वाले मेंढक हो या अगला जो भी होगा, कोई भी चीज जो उस पर सर्वाइव करे, जो हर्बीवोर है। मतलब क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि 100 ग्राम अगर 1000 किलो वो है क्या? बायोमास। बायोमास का क्या मतलब है? पेड़ पौधे। तो तुम ये जानो 100 किलो ही हिरन होंगे। अच्छा, खाने वाले। तुम जो सेब खाते हो उससे बहुत सारी एनर्जी तुम्हारी 90% तो लाइफ प्रोसेस में चली 100 जाती है। किलो तो सर फिर तो 90% एनर्जी तुम्हारी बॉडी की कहाँ जा रही है? सुनो चीजों को, 90% एनर्जी किसमें जा रही है? अगर आपने एप्पल खाया, तो दैट इज लाइफ प्रोसेस। अल्टीमेटली हमारी बॉडी ब्रीथ करती है, पोटेशियम सोडियम का पंप है हमारी बॉडी में कि सेल के अंदर सोडियम ज्यादा हो, बाहर पोटेशियम। 90% एनर्जी इसी में खर्च हो रही है। अच्छा, तो जो 10% है उसने तुम्हारी बॉडी में ब्लड बनाया, बोन बनाया, वो तुम्हारी बॉडी के साथ रहेगा। उससे तुम क्या करोगे? आगे अपने परिवार को बढ़ाओगे और लोग बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इतने केजी प्लांट है तो हिरन कितने होंगे? इसका 10% निकालो जरा, 10% निकाल लो इसका, तो 1 जीरो कम हो जाए। तो अब 1 2 3 4 कितने केजी क्या होंगे? डियर। अगर इतने डियर है तो इनको खाने वाले लायन कितने होंगे? एक फिर 10%, क्योंकि अब इन पे वो सरवाइव कर रहे हैं। 90% तो लाइफ प्रोसेस में चली जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? इतने केजी लायन। ये समझ आ गई? और एक लायन खुद 300 किलो का होता है। हिरन तो आपको 40 किलो में मिल जाएंगे, लेकिन ये 300 किलो का, तो कितने लायन हो सकते हैं? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर तुम सोचो कि लायन से भी ऊपर कोई हो जो रोज एक लायन खुद खाए, आज यहाँ का लायन खाऊंगा, उतने लायन ही नहीं पूरे जंगल में। एक इतना जब ये चेन आगे बढ़ती है ना तो संख्या कम हो जाती है। अगर आप सोचो कि लायन को खाने वाला या ईगल जो टॉप मोस्ट है या उस पिकॉक को खाने वाला कोई, तो इतने पिकॉक नहीं है, वो 1 महीना जिएगा फिर मर जाएगा। उससे ज्यादा तो उसे ढूंढने में एनर्जी चली जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है बताइए? ये टेक सोलर एनर्जी एंड बाय फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस फूड। इट इज, ठीक है, इट इज ईटन बाय या कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। व्हेन बोथ ऑफ देम डाई देन देयर मजे। उनके भी तो मजे होंगे ना। डिकम्पोजर क्या कहते हैं? Whatever they have derived material from nature, it is returned back by decomposer to nature. उसको कहते हैं they complete the biogeochemical cycle and always make this chain to continue till eternity. ये आगे तक चलती रहे, मतलब कभी डिप्लीट ही नहीं होगा। तुम नेचर से नाइट्रोजन लेते रहो तो वो डेलिकेट साइकिल है, इधर उधर हो जाएगा। तो तुमने खाया, जब तुम्हारी डेथ हुई तुमको जमीन में डाल दिया गया, कुछ भी बरीड कर दिया गया, तो उस बैक्टीरिया का काम शुरू हो जाएगा, वो फिर सॉइल को दे देंगे। सॉइल को मिल गया, फिर लो, फिर खाओ, फिर मरो, जियो मरो। सही है? अब जरा देखो, कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर 3 तरीके की, इसका भी हम डेफिनेशन दिखाएंगे, लेकिन कंज्यूमर के 3 कौन से हैं? एक हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या करेगा? चेक करिए।
तो कंज्यूमर के बारे में देखिए, दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ऑमनीवोर। हर्बीवोर है और दूसरा क्या है? कार्निवोर, और तीसरा क्या है? ऑमनीवोर। सही है। जो हर्ब्स को खाए, वोरस का मतलब ईट करने वाला, और जो कार्निवल समझते हो, कार्नल बॉडी क्या होती है? फ्लश से बनी बॉडी को कार्नल बॉडी कहते हैं। और कार्नल बॉडी पे नाम पड़ गया कार्निवाल, जो ब्राजील में होता है, रियो डी जेनेरो, वहाँ फ्लश दिखाते हैं, लोग डांस करते हैं। ऐसे ही कपड़े पहने, बिना कपड़े पहने से डांस करते हैं, मतलब वो फ्लश। बात समझ आई? ये इसी से बनी हुई सारी एटमोलॉजी है। कार्नल प्लीजर, फ्लश का प्लीजर, कार्नल। जो चीज फ्लश से संबंधित है वो कार्नल। कार्निवल बोलते और जो कार्न को खा जाए, फ्लश को खा जाए, उसी को क्या कहेंगे? कार्निवोर। जो जीवित को खा जाए उसे कैनिवोर। कैनिवोरस नहीं कहते, आदमखोर। चलो से ज्यादा, लेकिन तुम्हें हर्बीवोर तो समझ में आ गया, हर्बीवोर समझ में आ गया, कार्निवोर समझ में आ गया। ऑमनीवोर, जो इसको भी खा जाए वो इसको भी खा जाए। दूध मलाई मिले तो दूध मलाई खा जाए, चूहा मिले तो चूहा खा जाए, वो बिल्ली। हम लोग भी ऑमनीवोर हैं, हम लोग मीट भी खाते हैं और साथ में हर्ब्स भी खाते हैं। बोलो समझ में आ गई? अभी इन सब के बारे में चर्चा की जाए। नाउ लेट अस सी कि अबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले चेक करो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, फिर बायोटिक पे आएंगे। क्योंकि चैप्टर इसी पर है। सो अबायोटिक कंपोनेंट, द नॉन लिविंग कंपोनेंट, the non-living component of an ecosystem। अगर तुमको ये पता चल जाए कि उसमें अबायोटिक क्या क्या है, किस जगह, तुम खुद पता कर सकते हो कि वहाँ कौन कौन जानवर रहते हैं। जब तुम जानते हो ना, सहारा डेजर्ट पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है वहाँ पेड़ कौन कौन से हैं। पेड़ से भी पहले हवा कैसी, जलवायु कैसी, क्लाइमेट कैसे, उससे पता चल जाएगा पेड़ कैसे होंगे। और पेड़ कैसे होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वहां पर ये कंज्यूमर कैसे होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है अबायोटिक है क्या। इवन अलग अलग ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट और पोलर बेल्ट में कैसी जलवायु है, कैसा क्लाइमेट है, इसी पर बेस्ड तो वहां के रहने वाले जो डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है उसी पर तो बेस्ड होती है। तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो इसमें क्या क्या चीज आएगा? द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर, like soil, water and air along with, और उसमें भी कितनी कितनी परसेंटेज कार्बन की है, नाइट्रोजन की, सब भी आएगी। दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। CO2, वहां पर कितना परसेंटेज H2 है, O2 है, N2, ये सब आ जाएगा। सल्फर भी, अमेज़न के जंगलों में सल्फर की बहुत अधिकता है और मीथेन की भी अधिकता है, इसलिए वहाँ बार बार जंगल में आग लगती है। समझ में? मीथेन तो CH4 है ना, तो इनकी कितनी कितनी परसेंटेज, और सल्फर की अधिकता से वहाँ के जानवरों में नेचुरली पॉइजन है, वो काट ले तो जान चली जाए। तो इस तरीके से सल्फर भी आ रहा है। इसमें क्या क्या आएगा? सल्फर एंड मीथेन। इन सब अबायोटिक कंपोनेंट कहीं कहीं घुले होंगे, या जमीन में होंगे, एटमॉस्फेयर में होंगे, वो सब पानी में भी सल्फर होता है। तो इन सब, ये सब इसमें आ जाएंगे। एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी हैं, ये सब चीजें आएंगी। सोडियम, पोटेशियम एंड अदर एलिमेंट। इट आल्सो इंक्लूड्स टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, ये सब भी आएगा। इट आल्सो इंक्लूड्स टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, अमाउंट ऑफ सनलाइट, अमाउंट ऑफ। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मालूम है किस बेल्ट में पाई जाती है? ये ट्रॉपिकल है। क्यों? क्योंकि लाइट सीधी यहाँ पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक सीधी पड़ती है, थोड़ी तिरछी अर्थ है। तो दैट मीन्स
दिस इज द पोर्शन। अगर मैं कहूं कि ये 23 डिग्री पर घूम के ऐसे चल रही है तो सन लाइट कहाँ सीधी पड़ती है? इस एरिया में। एक बार यहाँ सीधी पड़ेगी और एक बार यहाँ सीधी पड़ेगी। पूरी बात समझ आ गई? तो अगर यहाँ पे सीधी पड़ गई तो यहाँ से यहाँ तक बस चलती रहती है ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। उसके ऊपर ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन, उससे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? और उसके ऊपर तो वहां पर आपको मालूम है ये सब यूरोपियन कंट्रीज आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया आएगा इसी रीजन, हम ट्रॉपिकल में आ जाते हैं। और इसके अलावा और नीचे चले जाओगे तो केरला, ऐसा है कि 200 तरीके के मसाले, और जबकि वहां पर एक ही उनका ऑरिगेनो खाया जाता है। उनके पत्तियों को सुखा के ऑरिगेनो बनता है, वही पिज्जा में डाल के वही खाते हैं। ऑरिगेनो को पत्तियों को सुखा के, वो भी अजवाइन की पत्ती है, उसी को ऑरिगेनो। अच्छा, अब जरा देखो तो आप समझ गए इनके पास ज्यादा नहीं, यही बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। वी आर रिच बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप। हमारे यहाँ हिमालय सबके जो कि अभी भी एक्सप्लोर होने बाकी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स derives material from it। इसी से तो लेता है। एंड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ लाइफ इट हैंड्स ओवर द मटेरियल टू सेम अबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नाउ So ecosystem, the living component of ecosystem is called ठीक है, of is called biotic component। अब जरा देखो, हमको मालूम है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, और बोलो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, इसको कहेंगे पॉपुलेशन। और ग्रुप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ, वो कम्युनिटी। अगर हम कहें हमारी कम्युनिटी में कौन है, अब जैसे पूछा है देखो तो हमारी कम्युनिटी में कुत्ता है, बिल्ली है, मच्छर भी काटता है, खटमल भी है, ये सब कम्युनिटी में आ गए जिनसे तुम इंटरेक्ट करते हो दिन भर में। वो ग्रुप ऑफ, वो सारी पॉपुलेशन एक साथ मिल जाए जिनके साथ आप रहते हो, वो क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी। तो ग्रुप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन, यानी मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन अलग है, ह्यूमन पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, काउ पॉपुलेशन, सबको मिला तो उन सबको क्या कहेंगे? काइंड ऑफ पॉपुलेशन। तो अब आ जाएगा कम्युनिटी। जब तुम आगे बढ़ते जाते हो तो पहले सेल से शुरू करते हो, फिर सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर उसके आगे बढ़ते बढ़ते आ रहा है। तो ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में अगर तुमने आगे अबायोटिक कंपोनेंट जोड़ दिया तो फिर बन जाएगा इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर बना देंगे। जहां पर बेल्ट है, चाहे वो बायोस्फीयर तो तुमको मालूम है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर, जहां एनिमल रहते हैं सब बायोस्फीयर है। इस तरीके से चलता है। इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट एक ही होता है। इकोसिस्टम में whatever is around you, it is environment. Whatever is in contact with you, that is called immediate environment. अभी तुम यहाँ बैठी हो, ये तुम्हारा immediate environment है। However, there is some other environment outside, isolated, या आप कह सकते हैं remote environment। तो ये अभी immediate environment, जिनसे तुम interact कर रही हो, वो भी तुम्हारा एक तरीके का living environment है। ठीक है? तो जैसे you share the feelings, वो social environment है।
मेंटल एनवायरनमेंट। तो एक आदमी हेल्दी कब हो सकता है? जब उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट अच्छा है। एनवायरनमेंट में सोशल, मेंटल, फिजिकल सब आ जाता है, सही है। और इसमें जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी के लेन देन से लेना देना है, इसमें मेंटल सोशल कुछ नहीं आ रहा है। इसमें हम तरह तरह के साइकिल, कितनी एनर्जी कहाँ गई, कितनी कहाँ गई, इसको हम एनवायरनमेंट से नहीं जोड़ते, ठीक है कि नहीं। तो एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया, गुड एनवायरनमेंट और बैड एनवायरनमेंट क्या है। वॉट एवर इज अराउंड यू इट इज इंक्लूडेड इन योर एनवायरनमेंट। यू एक्सचेंज समथिंग फ्रॉम देम, टेक, लेना देना वही एनवायरनमेंट। ऐसा हम लोगों ने शुरू में पहली डेफिनेशन लिख दी थी। इकोसिस्टम अलग चीज है, एनर्जी की बात करती है, उनसे मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है, अब जरा देखो, नाउ बायोटिक कंपोनेंट के बाद अब आगे की बात समझिए। दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कम्युनिटी। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या रहेगा? सिर्फ एक ही नहीं रहेगा, इसीलिए कम्युनिटी बताया आपको। इट इंक्लूड्स कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पर। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ऐसा हो सकता है। विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर। हम जानते नहीं हैं लेकिन इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आप देख चुके हो, चाइना में माओ सरकार ने वहां की गौरैया को मरवा दिया था, तो अकाल पड़ गया था। ये सबको कहानी पता है, हमको पता ही नहीं कि वो कैसे। इवन बहुत सारी ऐसी कीड़ों को तुम अगर मार दो बड़े स्तर पर तो क्या पता क्या हो जाए। गाय को खत्म कर दो तो यहाँ मिल्क और इन सब का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वी आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स, सो इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें बायोटिक में 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म है। ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है और ये भी ऑर्गेनिज्म है। सो इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एक एक करके देखें, और इन सब का बहुत ज्यादा। दिस इज ऑटोट्रोफ, दिस इज हेटेरोट्रोफ, और इसका नाम इसका क्या है? मृतोपजीवी, सेप्रोट्रोप्स, करेक्ट, सेप्रोट्रोप्स। सब इसी में देखेंगे, उसका अलग एक फ्लो चार्ट बनवा लेंगे। अभी मुख्य यही है, पैरासाइट इससे नहीं देखेंगे, थोड़ा अलग से उसका एक फ्लो चार्ट है। चलिए, तो नाउ हाउ द इकोसिस्टम फंक्शन। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इकोसिस्टम के पार्ट से फंक्शन कैसे करता है? देखो, हाउ द इकोसिस्टम, अगर ये सेल्फ सस्टेन्ड है तो किसी न किसी तरीके से तो फंक्शन करना चाहिए। हम लोग मेनली जो इकोसिस्टम देख रहे हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड और नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मैन मेड से कोई लेना देना। तो किस तरीके से होगा? नाउ दैट इज non-living components like soil, soil हो सकता है, water हो सकता है, और क्या हो सकता है? air। ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड बेस या हैबिटेट या निशीज। जहां तुम रह रही वो निशी है, निशी, ठीक है। निशेस क्या होता है समझ में आया? कि जहां पे आप हो, आप कहाँ रह रहे हो, जंगल में रह रहे हो कि पहाड़ में, वो आपके निशेस है। सो ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट, तुम जहां रहते हो यहीं पे तो होता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। क्या वाटर में न्यूट्रिएंट्स नहीं है? वहां H2 भी है, O2 भी है।
एयर में भी कुछ ना कुछ होगा, एयर में O2 होगा, N2 होगा, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स हैं। सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका काम है हमको हैबिटेट या बेस प्रोवाइड करना, और बाकी का काम क्या है कि हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो नीचे से मतलब जहाँ पे रहते हैं, दैट इज किस जगह पे रहते हो। तो अगर तुम कहाँ रह रहे हो उससे फिर पता चल जाएगा। तुम जगह का नाम बताओ, वहाँ फिर दूसरे कौन कौन लोग रह रहे हैं, उस जगह को तुम जब डिस्क्राइब करोगे इससे पता चल जाएगा वहाँ कौन कौन रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट है कि क्या है। निशेस का मतलब है कि हम रहते हैं, सही है। तो ये क्या करेंगे बताइए, दे प्रोवाइड, these provide, ये क्या करेंगे, these provide habitat या niches for living, रहने का स्थान, इसको क्या कहते हैं, habitat का क्या मतलब है, रहने की जगह। along with for biotic components, organic organism के लिए ये प्रोवाइड करेंगे, along with nutrients, ठीक है। अब क्या होगा, these nutrients are utilized, these bases and nutrients are utilized by autotrophs to, ठीक है, increase their biomass। अच्छा, जो इन्होंने प्रोवाइड किया उसमें सोलर एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। प्लांट कैसे खाना बनाएंगे, इन्होंने तो निशीज दे दी कि भाई हमारे ऊपर पेड़ उगो, लेकिन तुमको मालूम है ये जो इसके ऊपर पेड़ उग रहे हैं इन्होंने एनर्जी कहां से ली होगी। सो निशीज ने इनको क्या दिया बताइए, सम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सम ट्रेस न्यूट्रिएंट्स। तो टोटल 19 एलिमेंट्स दिए। ये तो तुमने 9th पढ़ रखा कि 19 एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बहुत जरूरी होते हैं, और 19 न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। और सन से इन्होंने क्या लिया, एनर्जी ली, और फिर उन्होंने फ्री प्रोड्यूस एंड इंक्रीज्ड देयर बायोमास। नाउ अब ये क्या होगा, नाउ जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, यूटिलाइज सोलर एनर्जी एंड एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में सब आ रहा है, देखो हवा से भी लेता है, पानी से भी लेता है, जमीन से भी। प्लांट किससे क्या नहीं लेता, हवा की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। सो एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अबायोटिक कंपोनेंट्स या सॉइल, एयर एंड वाटर। और क्या इंक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज बायोमास, ठीक है। नाउ दिस energy is trapped in it by photosynthesis in form of food. It makes food which is taken by, it makes food which is consumed by, उसे कौन कंज्यूम करेगा, ठीक है, by herbivore। भाई कंज्यूमर भी लिख सकते हो, ज्यादा नहीं लिखना चाहो तो हम कंज्यूमर में अलग अलग लिख देंगे। When plant and consumer, that is producer and consumer, both die, then their energy is taken by, किसके द्वारा ली जाती है बताओ, that is decomposers, ठीक है, and ultimately handed over to space, फिर चली जाएगी स्पेस में। When producer and consumer die, then decomposer derive energy from it and convert their complex body molecules into simpler molecule and handed over to एबायोटिक कंपोनेंट अगेन। और फिर से वो किसको दे देंगे, एबायोटिक को फिर मिल जाएगा, और इस तरीके से फंक्शन करेगा। From it and convert complex organic molecule
into simple inorganic molecule. ठीक है, and return back to nature. ये नेचर को दे दिया जाएगा, ये चीज हो गई। In this way they complete many biogeochemical cycle. These complete biogeochemical साइकिल। कौन कौन सा साइकिल? N2 का साइकिल, O2 का साइकिल, CO2, ऐसे बहुत हो सकते हैं। वाटर का भी साइकिल होता है। एंड लाइफ गोज ऑन कंटिन्यूअसली, ऐसे नेचर चलता रहता है। एंड लाइफ गोज ऑन कंटिन्यूअसली। नाउ अब देखो, इसको जो चीज लिखी गई है इसको हम किस तरीके से फ्लो चार्ट में बता सकते हैं। दीज आर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर से किसने खाना लिया? हर्बीवोर। हर्बीवोर से किसने लिया? हर्बीवोर से लिया कार्निवोर ने। और कार्निवोर से किसने लिया? जैसे अगर मान लो ये मेढक ने मच्छर को खाया, ठीक है, और मच्छर को खाने के बाद मच्छर ने क्या खाया? मच्छर ने प्लांट खाए, गेहूं, इन सब से। तो इससे इसको गया, इससे इसको गया, और इसको पीछे एक सांप बैठा है, सांप ने खा लिया। तो सांप ने जब खाया तो अब इसके बाद इसको किसने खाया? इसको इस पिकॉक ने खा लिया। अब पिकॉक को किसने खा लिया? ईगल ने, गरुड़ ने खा लिया जो हवा में उड़ रहा है। और गरुड़ को किसने खा लिया? DSC पर्सन। मतलब इंसान, गरुड़ को तो कोई नहीं खाता, गरुड़ को। ये एक तरीके से जो कार्नल को खाए, शरीर को, वो कार्निवोर। मच्छर के शरीर को किसने खाया? इसने। इससे बड़ा ये कार्निवोर, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो। तो ये टॉप कार्निवोर इसको खाते हैं। इसको कौन खाएगा? कार्निवोर। इसकी बात नहीं की कि अच्छा बताओ, जब इन लोगों ने खाए, हाँ, उसके बॉडी में कार्नल है। मच्छर जो, देखो मच्छर क्या हुआ? मच्छर को जो खाएगा वो कार्निवोर है। मच्छर हर्बीवोर है, जो प्लांट को खाएगा तो वो हर्बीवोर हुआ। लो, इन्होंने बोल दिया मच्छर तो इंसान का खून पीता है। अब आगे देखो, उस सब से हम आगे देखेंगे। लेकिन सुनो इस चीज को, प्रोड्यूसर ने किससे एनर्जी ली? बताइए। सन से। अच्छा, इन सब से तुमको मालूम है प्लांट भी हीट रेडिएट करते हैं, उनमें भी तो रेस्पिरेशन होता है। प्रोड्यूसर ने हीट रेडिएट की, हर्बीवोर ने हीट रेडिएट की, कार्निवोर ने की, और टॉप कार्निवोर। वो हीट क्या कहलाएगी? बताओ। ये जो चारों लोग हीट रेडिएट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगी? कम्युनिटी हीट। क्योंकि ये सब अलग अलग कम्युनिटी है जो एक साथ रह रही हैं। हम प्लांट की कम्युनिटी के साथ भी तो रह रहे हैं, ये क्या भूल जाते हो? कुत्ते बिल्ली के साथ थोड़ी रह रहे हैं, प्लांट्स भी उग रहे हैं बगल में तुम्हारे घर में, वो भी तुम्हारी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो इस हीट को क्या कहेंगे? कम्युनिटी। अच्छा, इसके अलावा जब ये सब डाई करेंगे तो इन सब से कौन एनर्जी लेगा? बताइए। डिकम्पोजर। इन सब से कौन एनर्जी लेगा? डिकम्पोजर। लेकिन डिकम्पोजर से भी तो कम्युनिटी हीट जाएगी, तो इसको भी इसमें जोड़ो। देखो कम्युनिटी हीट किससे किससे आई? डिकम्पोजर भी तुम्हारी कम्युनिटी का हिस्सा है, जो बैक्टीरिया है। 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हर एक के माउथ में अकेले हैं। 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया, एक व्यक्ति के माउथ में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया। तो आप समझ गए ना, इन सब से कम्युनिटी हीट जाएगी। एंड अल्टीमेटली दिस कम्युनिटी हीट रेडिएट या एस्केप्स टू, ये
यूनिवर्स, ये देखो, दिस कम्युनिटी हीट ultimately escapes to universe. और इस चीज को क्या कहेंगे? That is flow chart of energy transfer. इसको लिखो, ये इस डायग्राम का क्या नाम है? अगर पूछा जाएगा कि फ्लो चार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन, ये फूड चेन जो बनाई है इनसे कैसा था, इतना ही रखो। अभी कल भी इसी को करेंगे, पहले चैप्टर खत्म कर देंगे।